साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हिंदी की क्लास में। साथियों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए कैसे रहे हैं, आप कुछ फीडबैक दिया करिए कि आपके लिए फायदेमंद है कि नहीं। फायदेमंद बहुत है, पर जो है इसको ध्यान से पढ़िए। किसी भी परीक्षा में जिसमें हिंदी पूछी जाती है उसके लिए ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान से पढ़ा करिए। पहला प्रश्न है साथियों, यौगिक शब्द की रचना के आधार हैं। यौगिक शब्द की रचना के आधार क्या हैं? तो यौगिक शब्द क्या होता है साथियों? यौगिक शब्द वो होता है जो भी हिंदी व्याकरण में जो भी शब्दों के मेल से बनता है। जैसे कोई शब्द है आम और कोई शब्द है राम, मान लीजिए, तो जो भी शब्दों के योग से मिलते हैं, यानी कि शब्दों से मिलते हैं, एक मिलता है तो वर्ण से मिलता है, वर्णों से मिलकर संधि मिलती है। लेकिन इसमें शब्द यौगिक की रचना जो है ये शब्दों के आधार पर जो है, तो शब्दों के आधार पर किसकी किसकी रचना होती है। ये उपसर्ग भी उपसर्ग जो है मूल शब्द और उपसर्ग जो उसमें होता है पहले भी होता है, उपसर्ग पहले लगता है, उससे मिलकर बने होते हैं, ये भी शब्द होते हैं। और ये शब्दों से मिलकर बना होता है संधि और समास। तो ये उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास, ये सब जो है ये शब्दों से मिलकर जो बनते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं यौगिक शब्द की रचना के आधार। ये जो है यौगिक शब्द के रचना के आधार हैं। अगला है, इस वर्ष हिंदी साहित्य की, इसमें डैश किस अवरुद्ध रही। इस वर्ष हिंदी साहित्य की कुछ अवरुद्ध रही, तो इसमें क्या भरा जाएगा साथियों? इसमें हिंदी साहित्य की क्या अवरुद्ध रही? उन्नति, प्रगति, वृद्धि की विकास। तो इसमें सबसे सही क्या है, मोस्ट रिलेवेंट कौन सा है? ये प्रगति जो है। इस वर्ष हिंदी साहित्य की प्रगति कुछ अवरुद्ध रही। ठीक। अगला है, सार सुधानिधि पत्र के संपादक थे। सार सुधानिधि पत्र था एक, इसके संपादक कौन थे साथियों? तो इसके संपादक थे पंडित सदानंद मिश्र। इनका नाम है पूरा पंडित सदानंद मिश्र। ठीक, ये जो है सार सुधानिधि पत्र के संपादक थे। अगला है, हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है? हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को साथियों वीरगाथा काल कहा जाता है? तो ये चारों काल जो है ये बदल बदल कर किसी ना किसी परीक्षा में अवश्य पूछे जाते हैं। तो वीरगाथा किस काल को कहा जाता है साथियों? ये आदिकाल को वीरगाथा काल कहा जाता है। आदिकाल को वीरगाथा काल कहा जाता है। और भक्ति काल को साथियों पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। और रीति काल को साथियों इसे उत्तर मध्यकाल कहा जाता है। उत्तर मध्यकाल, रीति काल को उत्तर मध्यकाल कहा जाता है। और आधुनिक काल को साथियों क्या कहते हैं? गद्य काल कहते हैं। गद्य काल कहते हैं किसे? आधुनिक काल को। ठीक, तो इसको याद करने का, ये बीच में जो भक्ति काल और रीति काल है, उत्तर और पूर्व का ही थोड़ा सा अंतर है, तो इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो इसके लिए हम एक छोटी सी आपको ट्रिक बताए थे कि भक्ति जो है, भक्ति पूजा अर्चना, जैसे पूर्व की साइड मुंह करके ऐसे जल दिया जाता है, या कुछ भी मान लीजिए कि भक्ति पूर्व साइड में करते हैं, पूर्व दिशा में, तो इससे जो भक्ति काल और पूर्व मध्यकाल आपको सही से लिंक होगा और इसमें दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक। अगला है, अलंकारों की महत्ता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? अलंकारों की महत्ता की दृष्टि से इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो क्या क्या है? अलंकारों से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है, बिल्कुल सही बात है। बी है, अलंकारों के बिना काव्य रचना संभव नहीं है। सी है, अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। और डी है, अलंकारों से काव्य में रोचकता और प्रविष्णुता आती है। तो इसमें क्या गलत है साथियों? ये जो अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, अलंकार काव्य सौंदर्य नहीं, काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। ये जो है काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला है, छंद के कितने भेद होते हैं? तो छंद के कितने भेद होते हैं साथियों? छंद के 4 भेद होते हैं। मुख्यतः छंद के 4 भेद होते हैं। ठीक। अगला है, किस रस की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? रस जानते हैं, रस पीने वाला गन्ने वाला रस नहीं, अंगूर वाला रस नहीं, ये है रस, ये व्याकरण की दृष्टि का रस है। तो रस की परिपक्व अवस्था किसे कहा जाता है? तो एक शब्द है, इसे याद किया जाता है, विभावा अनुभावा संचारी भाव
के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो ये रस की तो परिभाषा है। तो रस परिपक्व अवस्था में रस क्या कहा होता है? तो रस, जब कोई रस आप पहचानते हैं तो उसके पहले आप उसका क्या पहचानते हैं? अस्थाई भाव पहचानते हैं। तो रस की परिपक्व अवस्था क्या होती है साथियों? अस्थाई भाव होती है। और ये संचारी भाव जो है, इनकी संख्या पूछी जाती है तो ये संख्या में 33 है, और ये जो है भरत मुनि के हिसाब से है। भरत मुनि के अनुसार संचारी भावों की संख्या कितनी है? ये 33 है। ये पूछा जाता है इनकी संख्या। ठीक, तो रस की परिपक्व अवस्था कौन सी होती है साथियों? ये अस्थाई भाव होती है। कोई भी रस जब आप पहचानेंगे तो पहले आप उसका अस्थाई भाव पहचानते हैं। ठीक, अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें लालायित की सही वर्तनी कौन सी है? सही वर्तनी इसमें पूछा है। तो इसमें जो लालायित है, इसको ऐसे पढ़ेंगे लालायित। तो ये आप सही से पढ़ेंगे तो सही आपको वर्तनी याद भी रहेगी। तो ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही है। अगला है मित्रों, समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? समानाधिकरण विराम चिन्हों के समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो ये लाघव चिन्ह क्या होते हैं साथियों? जब कोई चीज शॉर्ट फॉर्म में लिखी जाती है, जैसे आप लिखते हैं हाई कोर्ट तो HC लिखते हैं ना, तो इसके बीच में ये छोटी बिंदी जो रखते हैं, ये समझ लिए गोला होता है ऐसे। ठीक, बीच में थोड़ा सा जगह होता है, छोटा बिंदु, तो ये होता है लाघव चिन्ह, किसी चीज को शॉर्टकट में लिखने के लिए। और अल्प विराम जो होता है, इसका जो है ऐसे होता है। और अर्ध विराम होता है, ये एक बिंदी होता है और अल्प विराम होता है। और विवरण चिन्ह जो होता है, ये 2 बिंदी होती है और ये विवरण चिन्ह होता है। तो समानाधिकरण शब्दों में कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग होता है साथियों? ये अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। कहां पर? समानाधिकरण में। अगला है, मेरे को बाजार जाना है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है? ये व्याकरण की दृष्टि से आपको बताना है कि संज्ञा, वचन, लिंग या सर्वनाम किस चीज की अशुद्धि है इसमें। तो ये जो है मेरे को, इसकी जगह पर क्या रहेगा? मुझे। यहां पर रहेगा मुझे बाजार जाना है। बाजार जाना है। तो ये साथियों जो मेरे को है, इसमें इसी चीज की त्रुटि है। तो ये मेरे को जगह, अगर राम को बाजार जाना है तो ये राम के स्थान पर मेरे को है, तो यानी कि ये सर्वनाम है। तो इसमें अशुद्धि किस प्रकार की है मित्रों? इसमें सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। अगला है, सीढ़ी के सहारे जहाज पर जा पहुंचा। सीढ़ी के सहारे मैं जहाज पर जा पहुंचा। इस वाक्य में सीढ़ी के सहारे क्या है? तो इसमें सीढ़ी के सहारे जो है, इसकी पहचान करना, इनमें से क्या है? तो क्या साधारण उद्देश्य है, विधेय विस्तारक है, या उद्देश्य वर्धक है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये सीढ़ी के सहारे जो है साथियों, ये है इसमें से उद्देश्य विस्तारक है। ये इसमें से ये उद्देश्य विस्तारक है। उद्देश्य विस्तारक जो वाक्य होता है, उसमें 2 वो होते हैं। क्या क्या होता है? एक उद्देश्य होता है, एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। तो उसी आधार पर यह प्रश्न पूछा गया है आपको। इसमें जो सीढ़ी के सहारे है, इसमें क्या जो पूछना है, इसमें क्या है? तो इसमें है उद्देश्य विस्तार साथियों। लेकिन आपके किसी ऑप्शन में उद्देश्य विस्तार नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। अगला है, बैलगाड़ी में कौन सा समास है? बैलगाड़ी में कौन सा समास है साथियों? तो बैलगाड़ी का मतलब क्या? बैल की गाड़ी। इसका समास विग्रह करेंगे तो ये होगा बैल की गाड़ी। बैलगाड़ी में बैल की गाड़ी। तो ये की जो है, कारक या परसर्ग जो है साथियों, किस समास में आते हैं? ये तत्पुरुष समास में आते हैं, कारक या परसर्ग। ठीक, और द्विगु समास में जो है, इसमें गिनती आती है, गिनती वाला समास है, यानी कि संख्यावाची समास है। और द्वंद्व में योजक चिन्ह आता है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे माता और पिता के बीच में योजक चिन्ह लग के समास बनता है, द्वंद्व समास। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? तो संधियां कितने प्रकार की होती है साथियों? संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो इसमें जो अनुस्वार संधि है साथियों, ये कोई संधि का प्रकार नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है।
अगला है, निम्न में से कौन सा कृदंत प्रत्यय का उदाहरण है? तो कृदंत या कृत प्रत्यय क्या होते हैं साथियों? जो क्रिया से बनते हैं, धातु से बनते हैं, धातु से क्रिया बनती है और जो है तो इसीलिए कृदंत प्रत्यय जो है ये धातु या क्रिया से बने होते हैं। तो इसमें जो है क्रिया कौन सा? अच्छा, क्रिया की पहचान कैसे करेंगे? जिसके बीच में ना लगा हो, जैसे खेलना, कूदना, खाना, पीना, ये सब क्या है? क्रियाएं हैं साथियों। तो क्रिया जो है कृदंत प्रत्यय क्रिया से बनता है। तो इसमें जो खिलाड़ी है ये किससे बना है? खेल से बना है, खेल से बना है खिलाड़ी। तो जो है और इसी से एक क्रिया बनती है खेलना, तो ये क्रिया से बना हुआ शब्द है खिलाड़ी जो, तो इसमें कृदंत प्रत्यय है साथियों। और ये सब जो धनवान, नमकीन और नीलिमा जो है ये तद्धित प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय? ये तद्धित प्रत्यय है। अगला है मित्रों, सम उपसर्ग से बना शब्द इनमें से कौन सा है? सम उपसर्ग से कौन सा शब्द इनमें से बना है? तो उपसर्ग मूल शब्द के पहले लगते हैं, तो इसमें कौन सा शब्द है जो सम उपसर्ग से बना है? तो ये सम्मुख जो है साथियों, ये है सम, सम और मुख, मुख। ये जो मूल शब्द होता है साथियों, इस मूल शब्द का एक सार्थक अर्थ होना चाहिए। मूल शब्द, मूल शब्द का कोई अर्थ जरूर होना चाहिए, ठीक। तो इसमें सम जो है ये उपसर्ग है, उपसर्ग है, ठीक। तो ये सम्मुख जो है इसमें सम उपसर्ग है। अगला है साथियों, अन्य, अन्य शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन करिए। अन्य और अन्य, तो अन्य का मतलब अनाज होता है और अन्य का मतलब दूसरा, ठीक। नेक्स्ट, तो इसमें से जो है कौन सा सही है? ये ऑप्शन ए जो है अनाज और दूसरा जो है बिल्कुल इसका ये युग्म सही है। अगला है, निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनिए। तो इसमें लोकोक्ति कौन सी है? देखिए, लोकोक्तियां जो होती हैं, लोक की उक्ति होती है, इसका स्वतंत्र प्रयोग होता है। तो लोकोक्ति की पहचान क्या है? कि इसका जो है स्वतंत्र प्रयोग होता है। और मुहावरे जो होते हैं साथियों, इनका वाक्य में प्रयोग किया जाता है, इनका स्वतंत्रता पूर्वक कोई अर्थ नहीं होता है। तो इनमें से लोकोक्ति कौन सी है? अंधे की लकड़ी 9 2 11 होना, गले पड़ना, या अधजल गगरी छलकत जाए। तो ये जो अधजल गगरी छलकत जाए जो है, इसमें ये लोकोक्ति है, ये जो है किसी द्वारा कही गई उक्ति है, ठीक। अधजल गगरी छलकत जाए और इसके आगे है भरी गगरिया चुप्पे में जाए। तो इसका एक सामान्य अर्थ है कि जो है जिसके पास अधूरा ज्ञान होता है वो ज्यादा फुदकता है, ज्यादा बोलता है। यानी कि जो ज्ञानी पुरुष होता है, जो ज्ञानवान होता है, वो कम बोलता है, ज्यादा जो है अपना ये नहीं दिखावा नहीं करता है। जिसके पास कम ज्ञान होता है वो दिखावा करता है, ज्यादा बोलता रहता है, कुछ ना कुछ आपको ज्ञान देता ही रहेगा, ठीक। तो इसमें यह लोकोक्ति है अधजल गगरी छलकत जाए। बाकी ये गले पड़ना, 9 2 11 होना और अंधे की लकड़ी, ये सभी क्या है? ये मुहावरे हैं। अगला है साथियों, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द है। तो ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। जिसकी कोई पहले से आशा ना हो तो उसे क्या कहते हैं? अप्रत्याशित कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रत्याशित कहते हैं। और आशातीत जो होता है साथियों, ये होता है उम्मीद से परे या आशा से परे, आशा से परे, आशा से परे या उम्मीद से परे, उम्मीद से परे। और आशाजनक क्या होता है? जिसकी आशा की जाए, जिसकी उम्मीद की जाए। आशाजनक क्या होता है? जिसकी या जिसका उम्मीद की जाए, उम्मीद किया जाए, ये होता है आशाजनक, ठीक। और प्रत्याशित क्या होता है? जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, ये अप्रत्याशित होता है। और जिसकी आशा होती है ये प्रत्याशित होता है, ठीक। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो अरुण का समानार्थी नहीं है साथियों? तो अरुण का एक अर्थ होता है सूर्य होता है, और सूर्य का सारथी भी होता है, और अरुण का अर्थ कुमकुम भी होता है। क्या होता है? कुमकुम भी होता है। लेकिन ये बिंबा का फल जो है साथियों, ये अरुण का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। अगला है, निम्नांकित शब्द युग्मों में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। इनमें से विलोम शब्दों का युग्म दिया गया है, जो इनमें से एक गलत है। तो क्या है? सुशासन का कुशासन होता है, बिल्कुल सही है। और अज्ञ का अनभिज्ञ, ये गलत है भाई।
ये अज्ञ का जो है विज्ञ होता है। अज्ञ का मतलब क्या होता है? अज्ञानी होता है, उसको कुछ नहीं, मूर्ख होता है, मूढ़ होता है अज्ञ का मतलब। लेकिन विज्ञ का मतलब क्या होता है? विज्ञानी या पंडित होता है। और ये अभिमानी, निराभिमानी, हयादार और बेहे, ये बाकी सब सही है। अज्ञ का क्या होता है? विज्ञ होता है। तो बी जो है इसमें ये सही है, बी वाला। अगला है, कौन सा शब्द असुर का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से कौन सा पर्यायवाची है जो है ये असुर का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें जो है यातुधान, सुरसरी और जो है तमीचर, ये तो हमको याद है ये असुर का पर्यायवाची है। लेकिन ये धूमकेतु जो है साथियों, ये जो है ये आग का पर्यायवाची है। आग का या अग्नि का। अग्नि, अनल, पावक, पावक, ठीक, ये जो है अग्नि का पर्यायवाची होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसमें कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम यानी कि संस्कृत वाला शब्द। तो ये माँ का जो है, ये माँ है, माँ का तत्सम क्या होता है? मातृ होता है। मातृ, मातृ या माता भी होता है, माता भी तत्सम में ही आएगा, ठीक। और मछली का होता है साथियों, मत्स्य होता है, मत्स्य। मछली का तत्सम क्या होता है? मत्स्य होता है। और केला का तत्सम साथियों कदली होता है, कदली। केला का तत्सम क्या होता है? कदली होता है। लेकिन इसमें जो अमूल दिया गया है ये तत्सम है, और इसका तद्भव क्या है? अमूल। अमूल या अमोल भी होता है, अमोल, अमोल, जिसका मोल ना लगाया जा सके, ठीक। अगला है, वह दिन भर पढ़ता रहता है। वह दिन भर पढ़ता रहता है, रेखांकित पद में अव्यय का भेद बताइए। तो ये रेखांकित पद इसमें क्या है? दिन भर। तो दिन भर, दिन भर क्या है? इसमें जो है ये निपात है साथियों। निपात की पहचान क्या है? किसी शब्द, किसी वाक्य में जोर दिया रहता है। जैसे कि इसमें क्या आता है? भर आता है, हर आता है, और क्या आता है? ही आता है। जैसे एक शब्द है, एक वाक्य है कि राधा ही उठाकर इसे रखेगी, तो जो ही वाला शब्द है ये निपात हो जाता है। यानी कि किसी वाक्य में जब जोर दिया जाता है और कंफर्म किया जाता है, कि क्लियर किया जाता है कि यही व्यक्ति ये काम करेगा, यानी कि जोर देके स्पष्टता का भाव आता है, तो वो होता है निपात। और ये अव्यय का भेद है, तो अव्यय का भेद का मतलब ये आविकारी भी होता है, ठीक। अगला है, बच्चा गया। बच्चा गया, तो वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानना है। बच्चा गया यानी कि चला गया, तो ये जो है भूतकाल की बात है। तो भूतकाल की बात है, लेकिन जो है ये सामान्य भूतकाल की बात है। किस भूतकाल की बात है? ये सामान्य भूतकाल की बात है। अगला है, मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा। मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा। इस वाक्य में टेलीफोन पर किस कारक में प्रयुक्त पद है? इसमें कारक बताना है। टेलीफोन पर जो है शब्द, इसमें कारक क्या है? तो जैसे आप जल्दी में रहते हैं, तो आप कोई सामने मिला तो चलिए ठीक है टेलीफोन पे बात करते हैं, ठीक। तो टेलीफोन पे का मतलब ये ठीक है शब्द टेलीफोन पर, लेकिन उसका अर्थ क्या निकलेगा? हम टेलीफोन से बात करते। पर का मतलब किसी के ऊपर होता है, लेकिन यहाँ टेलीफोन पर का मतलब हम समझेंगे क्या? कि हम टेलीफोन से बात करते हैं। तो से का मतलब आ गया। और एक चीज, ये जो है टेलीफोन से बात करना, ये एक कार्य करने का साधन है। तो जो साधन होता है, ये साधन में आप, इसी साधन को पूछा गया है कि टेलीफोन पर क्या होगा, इसमें कौन सा? तो इसमें करण होगा, क्योंकि टेलीफोन से बात किया जाता है ना। तो टेलीफोन पर में कौन सा होगा? ये करण होगा। इसलिए आपको इतना एक्सप्लेन कर रहे हैं। जनरली ये जो मे पर ये सब दिया रहता है, यही पहचान के लोग जो है इसमें लगा देते हैं कि इसमें अधिकरण होगा, लेकिन इसके भाव में जाना चाहिए। वो तो सही है, कभी आसान वाक्य मिल गया तो लग जाता है, लेकिन जब ऐसे वाक्य दिए रहे हैं कि टेलीफोन पर बात करते हैं, तो टेलीफोन पर, उसके ऊपर तो बात होता नहीं, टेलीफोन से बात होता है ना। तो ठीक, तो इसमें कौन सा कारक होगा? करण कारक होगा, ठीक। अगला है, निम्न में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? इनमें से किसमें सकर्मक क्रिया है? तो सकर्मक क्रिया की पहचान सबसे बड़ी आपको हम क्या बताते हैं? सकर्मक क्रिया की पहचान ये है साथियों कि जब जहां पर सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ रहेगा, वहां आप प्रश्न पूछेंगे तो आपको उत्तर मिलेगा।
आपको कोई जवाब मिलेगा। जैसे इसमें है गाय बैठती है, तो अगर आप पूछेंगे गाय क्या बैठती है, तो कोई जवाब मिलेगा नहीं मिलेगा। तो यहां पर क्या है, आकर्मक क्रिया है, आकर्मक क्रिया। अगर आपको कोई जवाब नहीं मिलता है प्रश्न पूछने पर, तो जो है वहां पर क्या होता है, आकर्मक क्रिया होता है। इसी प्रकार सूरज निकलता है, तो इसमें पूछेंगे क्या निकलता है और कैसे निकलता है, क्या और कैसे से पूछेंगे तो जो है आपको कंफर्म रहेगा। तो ये भी जो है आकर्मक क्रिया है। और सांप सरकता है तो कैसे सरकता है, ये भी नहीं बता सकते हैं, इसमें कोई जवाब नहीं आएगा। तो ये भी जो है आकर्मक क्रिया, यानी कि ये तीनों आकर्मक क्रिया है। इसमें जो ऑप्शन डी है, श्याम खाता है, तो श्याम खाता है, क्या खाता है भाई, कोई चीज, कोई वस्तु, कुछ खाद्य पदार्थ ही तो आदमी खाता है। तो श्याम क्या खाता है, आप बोलेंगे कि श्याम आम खाता है, तो इससे जो है एक पर्टिकुलर जवाब मिलेगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान अच्छे से कर ले जाएंगे आगे से। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तो इसमें से विशेषण आपको पहचानना है। तो विशेषण क्या होते हैं, जो किसी वस्तु की विशेषता बताते हैं, किसी विशेष वस्तु की विशेषता बताते हैं। तो इसमें विशेषण कौन सा नहीं है साथियों, इसमें अकूत जो है, अकर्ण और अचंड, ये सभी विशेषण है। लेकिन ये अचार जो है साथियों, अचार आप खाते हैं ना, खाने के साथ अचार, या एक होते थे आचार्य जी, ये विद्या मंदिर में ज्यादा होते थे कि आचार्य जी नमस्ते, आचार्य जी पाए लगू, ये होता था। तो ये अचार पूछा है, आचार्य जी नहीं है। तो ये अचार जो है साथियों, ये विशेष है। यहां पर क्या है, ये अचार जो है ये विशेष है। और विशेष कैसे आप पता पाएंगे, ये विशेष है। आप बोलते हैं अचार खट्टा है, तो इसकी विशेषता क्या है, अचार खट्टा है, खट्टा जो है इसकी ये विशेषता हो जाती है। और विशेषता किसकी बताई जाती है, विशेष की बताई जाती है। तो इससे कंफर्म हो गया कि नहीं, ये विशेष है क्या, अचार। अगला है, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, किसी तीसरे व्यक्ति की बात किया जा रहा है। तो मैं, हम, तुम, एक होता है उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष होता है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम में होता है। तो ये जैसे मैं, हम, तुम होता है, वैसे वे सब और वे लोग, तो वे लोग, वे सब, ये सब क्या है, ये जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं, उसके अंतर्गत आते हैं। तो वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी हैं, वाक्य में क्या है, सर्वनाम का कौन सा भेद है, पुरुषवाचक सर्वनाम। और जो है संबंध में तो जो सो आता है, इसमें आता है जो सो, जैसे जो बोएगा सो काटेगा, जो पढ़ेगा सो पास होगा। ठीक, और निश्चयवाचक में तो निश्चित रहती है कोई चीज की, राम आया है, नहीं तो कोई आया है, ऐसे बोलेंगे राम आया है। ठीक, और निजवाचक जो है, इसमें आप स्वतः, स्वतः या स्वयं जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। तो इससे आप पहचान जाएंगे, यहां पर निजवाचक सर्वनाम है। अगला है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है, तो इनमें से कौन सा शब्द है जो एक वचन में है। तो दर्शन, आंसू और प्राण, ये जो है साथियों तीनों, ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं, बहुवचन में प्रयोग होते हैं ये हमेशा। कौन कौन, दर्शन, आंसू और प्राण, ये हमेशा बहुवचन में होते हैं। तो इसमें इलिमिनेट क्या हो गया, आकाश जो है ये एक वचन में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, आकाश। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग सबसे अच्छी पहचान क्या है, इसको आप वाक्यों में प्रयोग करके देख लीजिए, तुरंत आपको कंफर्म हो जाएगा। तो जैसे मंत्रणा की जाती है, सभा बुलाई जाती है और मंडली भी बुलाई जाती है, जैसे गीत गायकों की मंडली। ठीक, तो इसमें डी जो है न्याय, न्याय जो है, न्याय का अगर आप वाक्यों में प्रयोग करेंगे तो क्या है, न्याय किया जाता है। तो ये कैसा हो गया, ये पुल्लिंग हो गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। ठीक, तो उम्मीद करते हैं मित्रों आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे इन सबको। तो मित्रों जो है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। कल मिलते हैं एक नए सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।